एप्पल का सबसे सस्ता मैकबुक नियो हमने ये पोप्टी कलर के अंदर नहीं लिया, जिसको एप्पल वाला सिट्रस कहता है। हमने ये सिल्वर कलर में लिया है एंड पिछले 30 दिन से है हमारे पास। एंड मेरा जो प्राइमरी मशीन है अभी तक के वो था एप्पल का M2 मैकबुक एयर 8GB रैम वाला वेरिएंट, एंड उसको मैंने रिप्लेस किया है इस मशीन से। पिछले 30 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ एंड आज आपके साथ में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। पॉजिटिव क्या क्या चीजें हैं, नेगेटिव क्या क्या चीजें हैं, रियल में वैल्यू फॉर मनी है या फिर मतलब ऐसा ही काम चलाऊ लैपटॉप है। एंड बहुत सारे लोग इसको बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं एंड बहुत सारे लोग इसको इतना ज्यादा प्रेज कर रहे हैं कि भाई ये भगवान का भेजा हुआ सबसे बेहतरीन लैपटॉप है दुनिया में। बट रियलिटी क्या है वो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू से ज्यादा ये मोर ऑफ मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं आप लोगों को। मतलब इसमें सिर्फ 8GB रैम है, तो क्या वो सच में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है 2026 में? स्पेशली अगर आप क्रोम यूजर हो तो भाई क्रोम इज अ रैम किलर। एंड उसके साथ में कैसा एक्सपीरियंस आपका आता है सब बताएंगे हम, क्योंकि आपको पता ही है 8GB रैम है, स्वैप मेमोरी यूज होगी। एंड पहले से ही M2 मैकबुक एयर के अंदर भी स्लो SSD थी एंड सेम स्लो SSD इसके अंदर भी है। 3-4 साल बाद क्या होगा, कुछ नोटिसेबल लैग है, जिटर्स है, स्टटर्स है लैपटॉप के अंदर, सब डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। जब मैंने मशीन खरीद के लेके आया था उस टाइम पे मैंने थोड़ी सी चीजें बताई थी, वो पहले देखो। तो दोस्तों खर्चा हो चुका है, मैंने 512GB वाला वेरिएंट खरीदा है। मैंने जानबूझ के ये वाला कलर लिया, सिल्वर वाला, क्योंकि जो सिट्रस कलर है वो तो भाई थोड़ा ज्यादा ही मेरे को, मतलब फॉर द लैक ऑफ द बेटर वर्ड, वो मेरे को ऐसा कलर लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी ये कलर ऐसा है कि अगर इसके ऊपर स्क्रैच भी आता है तो क्योंकि एल्यूमिनियम का कलर ही ओरिजिनल वो सिल्वर ही होता है, तो ये कलर इसके लिए लिया मैंने। ब्लू कलर तो बहुत डल लग रहा था भाई, ये मेरे को समझ में। और पिंक तो भाई ब्लश नहीं करना मुझे, ब्लश। वाह भाई, कुछ भी बोलो भाई, लेकिन एप्पल के प्रोडक्ट्स को जो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस है ना वो जबरदस्त रहता है। इवन यहाँ पर भी मतलब एप्पल के नजर में ये सस्ता लैपटॉप है, उसके बाद भी भाई क्या मस्त है। देखा एक बार इसको ऐसा लगाओ फिर ऐसा उठाओ तो देखो कितने नजाकत के साथ खुलता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करने का एक अलग मजा है। यहाँ पर आपको पेपर के अंदर ये पैक लैपटॉप देखने को मिलता है। ओह, दिस इज लिटिल डिफरेंट देन माई मैकबुक एयर, थोड़ा राउंडेड है। वाह, अच्छा लग रहा है यार भाई, मैं सोचा नहीं था कि इतना मजबूत और वेल बिल्ट होगा भाई। और ये ग्लास नहीं है, वाह, ये भी एल्यूमिनियम का ही है। जो एप्पल का लोगो है, जो मैकबुक एयर है उसके अंदर वो ग्लास का है। ये पर्टिकुलर पोर्शन है ये ग्लास में बना हुआ है, तो इसके वजह से देखो इसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट्स आते हैं। ये ग्लास नहीं है, एल्यूमिनियम ही है। वेल उसके नीचे हमको यहाँ पर कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है। कुछ भी नहीं है भाई, लिटरली एप्पल स्टिकर्स वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये 20 वॉट का अडेप्टर हमको देखने को मिलता है एंड एक Type-C to Type-C केबल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कैमरे की तरफ घुमा के खोलता हूँ, यही तो बेनिफिट है भाई, एप्पल के लैपटॉप को खोलो तो खुशबू बहुत मस्त है। तो इफ़ यू हैव अनदर मैक एंड उससे आपको इसके अंदर अपना पूरा डेटा ट्रांसफर करना है, एक ऐप आता है एप्पल के अंदर माइग्रेशन असिस्टेंट नाम का, जिसमें अगर मेरे को ऑप्शन है कि सेटअप एज न्यू करने का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, तो मैं चाहूँ तो सेटअप एज न्यू कर सकता हूँ या फ्रॉम अ मैक और टाइम मशीन फ्रॉम। बट अगर आपको विंडोज से अपना डेटा ट्रांसफर करना है तो वो फ्रॉम अ विंडोज कर सकते हो, लेकिन मैं फ्रॉम मैक से करूंगा एंड यहाँ पर टू अनदर मैक करूंगा। वायरलेस नेटवर्क से ही आएगा, सो आई कैन कनेक्ट USB केबल फ्रॉम दिस टू दिस, USB Type-C केबल। अगर वो 3.0 वाला होगा या थंडरबोल्ट केबल होगा या USB 4 केबल होगा तो बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफर हो सकता था। बट क्योंकि इसमें USB 3 केबल है तो वो 10 Gbps की मैक्सिमम लिमिट है उसकी, तो भी इट माइट बी फास्टर देन वायरलेस सेटिंग। लेट्स सी, चेक। तो आई थिंक अब थोड़ा फास्ट ट्रांसफर होगा। सो अनबॉक्सिंग देखने के बाद में भाई इसके अंदर मैंने अपना पूरा डेटा वेटा शिफ्ट किया जैसा मैंने बताया। उसके बाद में इसको एज अ मेन मशीन यूज करने लगा। सबसे पहले बात करेंगे परफॉर्मेंस की, ठीक है? अब M2 मैकबुक एयर 8GB रैम वाले वेरिएंट के कंपैरिजन में ये मशीन मेरे को स्लाइटली फास्टर फील होता है। इसके अंदर भाई एप्पल का A18 Pro चिप है, आप समझ लो, मतलब ये बेसिकली फोन के चिप के साथ में आता है। उसके बावजूद भी, क्योंकि मेरा M2 मैकबुक एयर जो है 8GB रैम वाला वेरिएंट वो 4 साल पुराना है और उसमें सिर्फ 8GB रैम है,
SSD भी पूरी भरी हुई है, ऑलमोस्ट 256 GB है, सिर्फ 30-40 GB स्टोरेज फ्री रहता है। इसकी बात करूं तो इसकी SSD 512 GB वाली है एंड इसके वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा फास्टर फील होता है डेली चलाने में। क्रोम टैब ओपन करना है, कंटेंट वॉचिंग करनी है, मल्टीपल क्रोम टैब चलाना है, उस सब चीजों में ज्यादा फास्ट फील होता है, जो कि काफी क्रेजी बात है। हमने कुछ टाइम पहले ही 16 GB रैम वाला वेरिएंट भी मंगाया था एंड अगर आपके पास वो मशीन है तो भाई ये मशीन उसके सामने बहुत स्लो फील होगी। तो 2026 में 8 GB रैम डेफिनेटली इनफ नहीं है भाई, लेकिन हाँ अगर आप लोग बेसिक यूजर हो तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। अब मैंने एक रील देखा था, उसमें बंदे ने बोला कि भाई ये टेकी लोग क्यों मैकबुक के बारे में रैम कर रहे हैं कि भाई रैम कम है एंड फिक्स्ड रैम है, जबकि जो लोग इसको बाय करने वाले हैं उनको रैम का मतलब ही नहीं पता। उनसे रैम पूछो तो वो लोग जो ट्रक आती है वो उसकी तरफ पॉइंट करेंगे। तो आई वाज लाइक डैम, मेक सेंस। एक्चुअली देखा जाए तो जिसको पता ही नहीं है रैम क्या होता है उन लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला भाई। उन लोग क्या करेंगे, चुपचाप लेके जाएंगे उसको स्टारबक्स में ओपन करेंगे, 2-4 टैब ओपन करेंगे, मूवी देखेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग करेंगे, उन लोग को नहीं फर्क पड़ने वाला भाई 8 GB रैम है या 16 GB रैम है, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं राइटिंग करता हूं मेनली, ये जो वीडियोस की जो स्क्रिप्ट है वो राइट करता हूं, मैं रिसर्च करता हूं बहुत ज्यादा। इसके लिए मल्टीपल क्रोम टैब्स हमेशा मेरे ओपन रहते हैं, ठीक है। एंड क्रोम में मैं चैट जीपीटी हो गया, वेब बेस्ड बेसिकली चैट जीपीटी, जेमिनी ये सब चलाता हूं एंड मैं मीटिंग्स करता हूं। ऑफिस का जो पूरा वर्क है, इनवॉइसिंग एंड बाकी सारी चीजें वो मैं इससे ही बनाता हूं, ठीक है। एंड वो सब काम में सरप्राइजिंगली इट इज वेरी वेरी गुड, इवन आई कैन से इट इज बेटर देन माय ओल्ड M2 Air। 10 से 12 टैब इजीली हैंडल कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप लोग थोड़ा ज्यादा टैब ओपन करोगे तो वहां पर स्ट्रगल डेफिनेटली करता है। लाइक 15-16 टैब ओपन करोगे तो स्लो डाउन होगा। हैवी टैब ओपन करते हो, जैसे कोई टैब होता है यूट्यूब पे, यूट्यूब स्टूडियो मैंने ओपन किया तो भाई वो 1-1 GB स्टोरेज खाता है, आई मीन रैम खाता है, तो वहां पर डेफिनेटली 4-5 टैब ओपन किया आपने, भाई इसकी हालत खराब हो जाती है। सो गाइस अब मैं अगर परफॉर्मेंस को नंबर्स के अंदर डालूं तो भाई मैंने बहुत क्रेजी लेवल का टेस्ट करा है यहाँ पर, ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिले कि अगर आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हो तो आप मैक लाइनअप के किस जगह पे स्टैंड करते हो उस चीज के लिए। एंड मेरे पास अगर मैं बताऊं फिलहाल मेरे पास 8 मैक है, मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ। जैसे देख रहे हो आप लोग, मैक स्टूडियो है M4 मैक्स वाला 64 GB रैम 1 TB स्टोरेज से लेकर एकदम हाई एंड। फिर मैकबुक नियो भी है, M2 का मैकबुक एयर है, M5 वाला मैकबुक एयर है, मैक मिनी तो मेरे पास ऑलमोस्ट सारे ही हैं, समझ रहे हो। तो ये पूरा लिस्ट है मेरे पास एंड मैंने सबका इंडिविजुअल बेंचमार्क किया। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये पूरा बेंचमार्क करके मैंने, जैसे आप देख रहे हो ये सारा, अगर आपको रॉ बेंचमार्क चाहिए तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल ड्राइव में डाल के। एंड फिर मैंने पूरा उसका एक चार्ट बनाया है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि भाई कौन सा किधर स्टैंड करता है। सबसे पहले हम CPU बेंचमार्क्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे सिंगल कोर मल्टी कोर कंबाइन है, लेकिन हम सिंगल देखेंगे। तो देखो सबसे पहले सिंगल कोर स्कोर की बात करूं तो यहाँ पर हमारा जो मैकबुक नियो है वो M2 मैक मिनी से ज्यादा बेटर परफॉर्म करा है, ऑलमोस्ट M4 लेवल का परफॉर्मेंस ये निकालता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो सिंगल कोर में, विच इज अमेजिंग भाई, ठीक है। सिंगल कोर स्कोर से क्या होता है, जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, वर्ड प्रोसेसिंग ये सारी चीजें, वो बहुत फास्ट हो जाते हैं। अब मल्टी कोर स्कोर की बात करूं तो वहां पर सबसे कम है मैकबुक नियो का स्कोर, ये M1 मैक मिनी से भी नीचे है। जो मैकबुक एयर M2 है उससे तो काफी ज्यादा नीचे स्कोर इसने किया है Geekbench के मल्टी कोर स्कोर में। उसके बाद Geekbench का हमने GPU बेंचमार्क रन किया, जहां पर मेटल API के थ्रू हमने GPU बेंचमार्क रन किया। अगेन GPU स्कोर्स में भी सबसे ज्यादा कम मैकबुक नियो का ही स्कोर निकल कर आया है। M1 मैक मिनी भी उससे काफी ज्यादा फास्ट है, और जो M1 मैकबुक एयर हो गया या फिर M2 मैकबुक एयर जो है मेरा वाला, वो 42,000 स्कोर करा है Geekbench के GPU स्कोर में, वेराज इसने सिर्फ 31,000 स्कोर करा, तो काफी ज्यादा नीचे है। भाई जो मेरा मैक स्टूडियो है भाई उसने 1,97,000 स्कोर करा, क्रेजी भाई, उसकी बात अलग है। अब मैंने फिर SSD का स्पीड टेस्ट किया, यहाँ पर रीड एंड राइट स्पीड आती है, लेकिन आप साथ में देखोगे तो समझ में आएगा, इसके लिए अलग अलग किया मैंने। तो सबसे पहले रीड स्पीड की बात करूं तो वहां पर जो मेरा पुराना वाला M2 मैकबुक एयर है, क्योंकि वो 4 साल पुराना तो उसकी SSD थोड़ी सी स्लो हो गई है, इसकी वजह से वो 1500 है, लेकिन स्लो होने के बावजूद भी जो 1560-1600 के आसपास मैकबुक नियो है तो सेकंड लास्ट है। एंड धीरे धीरे जो सबसे फास्ट SSD अभी के टाइम पे है वो M5 मैकबुक एयर के अंदर है, विच इज क्रेजी भाई, ऑलमोस्ट मेरे M4 मैक्स से भी ज्यादा फास्ट है उसकी SSD स्पीड। लेकिन हम मैकबुक नियो की बात करेंगे, मैकबुक नियो में जैसे आप देख रहे हो सिर्फ 1560 की स्पीड देखने को मिलती है, एंड जो राइट स्पीड है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो सेकंड लास्ट आया है यहाँ पर भी मैकबुक नियो। देन हमने स्पीडोमीटर टेस्ट किया, ये ब्राउजर का परफॉर्मेंस टेस्ट करता है। जैसे आपको कोई भी ऐसा काम करते हो जो ब्राउजर बेस्ड होता है उसमें ये बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे आप नोशन चला रहे हो, आप ब्राउजर के ऊपर गूगल डॉक्स जितना भी है वो सब आप ब्राउजर पे करते हो, तो उसमें कितना फास्ट चलता है वो
इस चीज से आपको समझ में आएगा, इस स्कोर से आपको समझ में आएगा। तो मैकबुक एयर जो है वो सबसे स्लोएस्ट है। अगेन उसकी वजह ये है मेरी, क्योंकि ये 4 साल पुराना है। फिर मैकबुक नियो, जैसे मैंने बताया था आपको, मैकबुक नियो मेरे मैकबुक एयर से ज्यादा फास्ट फील होता है गूगल क्रोम चलाने के टाइम पे, जो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। लेकिन M1 मैक मिनी, M2 मैक मिनी, M5 मैकबुक एयर, वो सब बहुत ज्यादा फास्ट है। M4 मैक मिनी जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और अगर आप लोग सिर्फ डेस्कटॉप में काम करते हो ना, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन चलाते हो, नोशन वगैरह ये सब में, तो भाई अगर आपके पास M4 मैक मिनी है जो 50,000 वाली मशीन है, या फिर 3 लाख वाली M4 मैक्स है, सबका स्कोर ऑलमोस्ट 49 है, सबका स्कोर सेम है, विच इज क्रेजी। खैर हमारा जो मेन मुद्दा है वो है मैकबुक नियो का, उसमें 32 स्कोर करा है, सेकंड लास्ट है। फिर AI के बारे में समझने की कोशिश करी तो वहां पर ना Geekbench का AI बेंचमार्क हमने रन करा। उसके अंदर आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर 3 अलग अलग स्कोर निकलते हैं। जो क्वांटाइज्ड स्कोर है वहां पर Geekbench में इसने भाई M2 मैक मिनी से ज्यादा बेटर परफॉर्म करा है AI के टास्क में, विच इज क्रेजी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो M4 मैक मिनी के थोड़ा सा नीचे है भाई। इवन जो सिंगल प्रिसीजन स्कोर है उसके अंदर भी इसने सेम परफॉर्मेंस दिखाई है। मतलब AI टास्क में ये M2 से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट M4 लेवल का, M3 के लेवल के आसपास। मेरे पास M3 है नहीं तो मैं एकदम क्लियरली बता नहीं सकता हूं। इवन जो हाफ प्रिसीजन स्कोर है उसके अंदर भी भाई इसने सेम ही परफॉर्म करा है, M2 मैक मिनी से ज्यादा बेटर है भाई इसकी परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से इट इज नॉट अ बैड प्रोसेसर, खाली रैम में मार खा जाता है एंड SSD स्पीड में मार खा जाता है, स्पेशली इफ यू कंपेयर इट विद एनी M5 चिपसेट। जैसे आपने ये AI में M5 वाला देख रहे हो, सबसे टॉप पे ये M5 है भाई, मैक्स से भी ज्यादा, विच इज क्रेजी। तो ये है रिजल्ट। तो देखो ये सारे मैकबुक्स हैं, ये नियो है, ये M2 एयर है, ये M5 एयर है, और M4 मिनी में हम टेस्ट करेंगे वीडियो रेंडरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जब प्लेबैक स्मूथनेस की बात करूं तो M4 मैक मिनी बहुत ज्यादा स्मूथ है, एंड ये जो M5 एयर है ये भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है वीडियो प्लेबैक के टाइम पे। एंड नियो सबसे ज्यादा स्लो है, सबसे ज्यादा लैग करता है प्लेबैक में। इवन जब मैं बेटर परफॉर्मेंस में रखता हूं नियो को तो भी ये ज्यादा लैग करता है गाइस। तो वीडियो एडिटिंग के टाइम पे जब आप वीडियो प्लेबैक करते हो तो ज्यादा लैगी ये फील होता है। इससे मच बेटर फील होता है M2 मैकबुक एयर गाइस, इतना आप लोग समझ लो। प्लेबैक की बात कर रहा हूं, बट जब वीडियो रेंडरिंग की बात आती है तो वहां पर मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं। तो M5 एयर वो सबसे ज्यादा फास्ट उसने वीडियो रेंडरिंग फिनिश किया। M4 मैक मिनी अगर आप बताऊं तो वो सेकंड पे है। उसके बाद मैकबुक नियो ने 2 मिनट लिया, M2 मैकबुक एयर ने 1 मिनट 32 सेकंड्स लिया। तो क्लियरली मच बेटर है भाई M2 मैकबुक एयर कंपेयर टू नियो। लेकिन अगर आपको कभी कभार करना है नियो में वीडियो रेंडरिंग तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन जैसे अब हमारी जो वीडियो है बहुत ज्यादा इसमें हैवी इफेक्ट नहीं होते, उसके बावजूद भी हम मल्टीपल कैमरा, इधर एक कैमरा है, सामने एक कैमरा है, उसके बाद बहुत सारे बी रोल्स, बहुत सारे इफेक्ट हम डालते हैं। तो वैसी एडिटिंग मैं इसके अंदर नहीं कर सकता। वैसी एडिटिंग तो मैं M4 के अंदर भी नहीं कर पाता हूं। आप लोग समझ रहे हो, हमारे पास M4 मैक्स वाली मशीन है, मैक्स स्टूडियो, उसके अंदर वो एडिटिंग होती है। हम M4 जो है मैक मिनी 16GB 512GB वाला, उसको हम रील एडिट करने के लिए रखते हैं। तो आप लोग इससे ये मत एक्सपेक्ट करना कि भाई एकदम हाई एंड वीडियो एडिटिंग आप लोग इससे कर पाओगे, ठीक है। नॉर्मल वीडियो एडिटिंग है, रील एडिट करना है, थोड़ा बहुत कट वट करके एक्सपोर्ट मारना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता, उसमें सब काम हो जाता है। अगर आप लोग थोड़ा सा सीरियस कंटेंट क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो भाई, बिल्कुल भी इस मशीन की तरफ मत देखना। इवन जो 16GB रैम वाला M2 मैकबुक एयर है वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा उस मामले में। आई वुड से अगर आप थोड़ा सा वही सब देख रहे हो तो M4 की तरफ जाना ज्यादा सेंसिबल डिसीजन होगा। तो अगर आप लाइट कंटेंट क्रिएट करते हो तो ठीक है, थोड़ा सा भी सीरियस कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो भाई बिल्कुल नहीं। अच्छा, हीटिंग की बात करूं तो मेरे यूसेज में जो मैंने बताया उसके अंदर नॉर्मल यूसेज करता हूं, कोई हीटिंग इशू मेरे को देखने को नहीं मिला। ऑफिस वर्क है, रिसर्च करना है, उसमें भी स्मूथ चलता है, कोई हीटिंग इशू नहीं देखने को मिलता है। अगर आप लोग हेवी टास्क करते हो तो भाई मशीन थ्रॉटल करती है, हीटिंग इशू भी आपको देखने को मिला, मतलब मेजर इशू नहीं है लेकिन थ्रॉटलिंग आपको देखने को मिलेगी, इसकी वजह से लैपटॉप जो है स्लो होता है। खैर अगर बैटरी लाइफ की बात करूं तो भाई ये मेरे को ऑलमोस्ट सेम बैटरी लाइफ दे रहा है मेरे मैकबुक एयर के जैसा, विच इज अमेजिंग भाई। तो बैटरी लाइफ में मेरे को कोई शिकायत यहाँ पर देखने को नहीं मिली। मतलब अगर मैं नॉर्मल यूज करता हूँ तो 10 से 12 घंटे की बैटरी लाइफ भी मेरे को मिल सकती है इसके अंदर। अगर आप लोग हैवी भी यूज करते हो उस लैपटॉप को तो भी 6 से 7 घंटा आराम से यूज कर सकते हो भाई। अगर बहुत हैवी यूज करते हो तो भी 5 घंटा चल जाता है, जो कि काफी तगड़ी बात है भाई। इवन जब मतलब इस लैपटॉप को मैंने यूज करा, लैपटॉप समझ लो 90% पे बंद करके स्क्रीन रख दिया ना, तो दूसरे दिन भी इसका सिर्फ 1 या 2% बैटरी ड्रेन हुआ रहता है। मतलब जो आइडल ड्रेनिंग है, स्टैंड बाय ड्रेनिंग, वो बहुत कम है, तो जबरदस्त चीज है। जब मैंने इसका टीयर डाउन वीडियो देखा था तो उसके अंदर भाई बहुत सारा स्पेस है, उसको एप्पल ने यूज ही नहीं करा भाई। बड़ी बैटरी दिया जा सकता था लेकिन उतनी बड़ी बैटरी है नहीं। लेकिन बैटरी से कोई आपको शिकायत भी नहीं होने वाली, आपको शिकायत होगी इसके चार्जिंग से। मतलब इसके अंदर जो चार्जर है 20 वॉट का है भाई, एक्सट्रीमली स्लो चार्जर है भाई, मतलब फ्रस्ट्रेटिंगली स्लो है। 4 घंटा लग जाता है इसको फुल चार्ज करने में, आप लोग को ओवरनाइट चार्ज करना पड़ेगा भाई इसको। इवन जब मैंने इसको 30 वॉट वाले चार्जर से चार्ज करके देखा उसमें भी ये बहुत ज्यादा स्लो है भाई। आई डोंट नो हाउ
भाई बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो है, मतलब फ्रस्ट्रेटिंगली स्लो है इसकी चार्जिंग। तो ऐसा समझ लो, तो अगर आप लोग 2-3 घंटा डेली अपने लैपटॉप को यूज करते हो तो ये 4-5 दिन चल जाएगा। एंड उसके बाद जब आप इसको चार्ज करना चाहोगे तो इसको ओवरनाइट चार्ज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन कम होगी भाई। सो इन शॉर्ट, जो इसका चार्जिंग स्पीड है वो बकवास है, लेकिन जो बैटरी लाइफ है वो अच्छी है। खैर, अब डिस्प्ले की बात करूं तो अगर मैं अपने M2 MacBook Air से कंपेयर करता हूं इसके अंदर, तो मेरे को कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोनों की डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो भी सेम है। कलर्स आर वेरी एक्यूरेट इन बोथ डिस्प्लेज, बट अगर आप लोग थोड़ा सा कलर करेक्ट वाला काम करना चाहते हो तो उसके अंदर M2 Air, M4 Air, M3 Air इनकी डिस्प्ले ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि उसकी जो डिस्प्ले का कलर है वो पूरा P3 का कवरेज दिखाता है। इसके अंदर P3 का पूरा कवरेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों के लिए ये लैपटॉप बना है उन लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। इट इज वेरी शार्प, द ब्राइटनेस इज अमेजिंग, 500 निट्स की ब्राइटनेस है एंड कलर्स आर वेरी वेरी गुड। आई थिंक अगर 50-60 हजार की बात करूं उस प्राइस रेंज में इससे अच्छी डिस्प्ले वाला कोई भी लैपटॉप नहीं मिलने वाला आपको। अगर विंडोज की बात करूं, हाँ कुछ लैपटॉप्स हैं विंडोज की दुनिया में भाई जो ओलेड लेकर आ रहे हैं, लेकिन भाई फिर उनके अंदर और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। भाई इसकी डिस्प्ले की PPI देख लो, ऑलमोस्ट 200 के ऊपर है भाई, क्या ही तगड़ा डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले के मामले में आपको कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज लगेगा ही नहीं, कोई भी चीप विंडोज लैपटॉप से मच बेटर डिस्प्ले है भाई इसकी, तो आपको मजा आएगा। डिस्प्ले में आपको कोई शिकायत देखने को मिलेगी, बट इट इज नॉट एज गुड एज M2 MacBook Air's डिस्प्ले भाई। इफ यू लाइक लुक एट इट इन अ टेक्निकल वे, डेफिनेटली M2 MacBook Air का डिस्प्ले ज्यादा बेटर है। हाँ, स्पीकर की बात करूं तो मेरे M2 MacBook Air से ज्यादा लाउड है ये, लेकिन M2 MacBook Air का स्पीकर वो थोड़ा सा ज्यादा फुलर साउंड करता है। इसका स्पीकर हालांकि साइड में है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है स्पीकर इसके, बट ये लाउड है, काफी अच्छा है भाई, कोई इशू नहीं आएगा। कोई भी मतलब नॉर्मल जितने भी विंडोज लैपटॉप है उनसे तो मच बेटर है भाई, तो स्पीकर्स में आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, कीबोर्ड की बात करूं तो यहाँ पर आपको फुल साइज वाला कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, बट इसका जो टेक्टाइल फील है वो स्लाइटली कम मेरे को लगा इफ आई कंपेयर इट विथ M2 MacBook Air। हालांकि कोई भी विंडोज लैपटॉप इसके आसपास भी नहीं है। इसके कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, इतना अच्छे क्वालिटी का कीबोर्ड है भाई। सबसे बड़ा इशू इसके अंदर ये है कि भाई इसके कीबोर्ड में लाइट नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा कौन है मेजर इशू है। मतलब जब मैं घर पे रहता हूँ एंड मैं इसको जैसे कोई मॉनिटर से कनेक्ट नहीं किया हूँ, डे लाइट नहीं है, रात का टाइम है, उस टाइम पे भाई मेरे को इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस बढ़ा के रखनी पड़ती है। और मैं इस कीबोर्ड लेआउट का बहुत ज्यादा आदी इंसान हूँ, मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभार कोई सिंबल टाइप करना है, कुछ टाइप करना है, तो आपको डिस्प्ले का ब्राइटनेस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा और डिस्प्ले को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा ताकि इसके कीबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले की जो लाइट है वो आवे, तब आप इसको अच्छे से यूज कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जो लोग रात में यूज करते हैं इसको। तो एप्पल चाह रहा है कि आप गुड बॉय बनो, आप इसको रात में यूज ना करो, ठीक है। बाकी कीबोर्ड की फील वगैरह बहुत अच्छी है भाई, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। खैर, डाउनग्रेड इसके ट्रैक पैड में है और मैंने जितना सोचा था उतना डाउनग्रेड नहीं है भाई। मैंने इसका वो देखा था, मतलब टीयर डाउन, उसके अंदर दिखाया था इन लोगों ने कुछ तो भी ऐसा मेटल का ऐसा पट्टी यूज करा है, ठीक है, मेटल की प्लेट को उसके बीच में खाली बटन दिया हुआ है। इसकी वजह से भाई इसका जो ट्रैक पैड है वो आई थिंक वन ऑफ दी बेस्ट ट्रैक पैड है दबने वालों में से। इतना अच्छा किसी का भी मैंने आज तक के नहीं यूज करा भाई, कहीं पे भी दबाओ ना एकदम कंसिस्टेंटली सेम दबता है, बहुत ही तगड़ा है भाई। मेरे को ऐसा लगा नहीं कि भाई मैं कोई मेजर कमी महसूस कर रहा हूं अपने मैकबुक एयर M2 से। हालांकि M2 का जो कीबोर्ड ट्रैक पैड का साइज है वो इससे काफी बड़ा है, इसके वजह से आपको फील आएगा कि काश यार थोड़ा सा ये बड़ा होता है, ये थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू दैट। बट हाँ, जेस्चर्स है, जो ऐसा चलाने का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है, उसमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई ये थोड़ा इसका जेस्चर और इसका जो ट्रैकिंग वगैरह है वो खराब है या उतना अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छा है भाई। खाली वो जो डबल क्लिक वाला एक्सपीरियंस आता था, हैप्टिक वाला एक्सपीरियंस आता था, वो नहीं है इसके अंदर। डाइविंग बोर्ड वाला ट्रैक पैड होके भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है, किसी भी विंडोज लैपटॉप से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। विंडोज को बार बार मैं कंपेयर कर रहा हूँ, विंडोज, क्रोमबुक, इनके कंपेरिजन में भाई मच बेटर है, इतना आप लोग समझ लो। खैर, वो बहुत बड़ा कॉन नहीं है और ना ही बहुत बड़ा डील ब्रेकर है, लेकिन डील ब्रेकर इसका पोर्ट है भाई। इसके अंदर आपको 2 ही पोर्ट देखने को मिलते हैं एंड दोनों भी टाइप सी पोर्ट है, ठीक है। एक टाइप सी पीछे वाला जो है वो 3.0 वाला है, आगे वाला जो पोर्ट है वो 2.0 वाला है भाई। ये बहुत बड़ा सर दर्द है, लेकिन ये सर दर्द किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए। अब जिसको रैम नहीं मालूम क्या होता है उसको ये USB 3.0 बताओगे आप लोग, वो ऐसा करेगा, वो आपको उसको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर थंडरबोल्ट है ना, इसके अंदर वो क्या बोलते हैं मैगसेफ वाला पोर्ट है, बहुत बड़े बड़े कॉन्स है, बट ये हम लोग जैसे लोगों के लिए है, ठीक है, जिसको पता है उसका यूज क्या है, उसका काम क्या है, उन जैसे लोगों के लिए। अब जैसे मेरे को भाई SSD लगा के वीडियो एडिट करनी है, साथ ही साथ में एक मॉनिटर से भी कनेक्ट करना है, तो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। अगर मैं इसके अंदर एक वो लगाऊंगा, क्या बोलते हो उसको, डॉक या फिर समझ लो वो डोंगल, जिसके अंदर HDMI पोर्ट है, USB A पोर्ट है, उसको भी लगाऊंगा ना, तो भी उतना फास्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो बैंडविड्थ है वो ही सिर्फ 10 Gbps है, समझ रहे हो। तो डिस्प्ले का आउटपुट में ही बहुत सारा बैंडविड्थ चले जाएगा, और उसके बाद में जब SSD कनेक्ट करूंगा तो फिर उसमें मेरे को स्पीड देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपको SSD एंड डिस्प्ले साथ में कनेक्ट करना है, आप नहीं कर सकते भाई, ऐसा आप लोग समझ लो। तो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस हैं, लेकिन अगेन ये कॉम्प्रोमाइजेस ऐसे लोगों के लिए है जो
ऐसे टाइप का सेटअप बनाकर इसको यूज करते हैं, और वैसे लोगों के लिए ये लैपटॉप है ही नहीं। अगर आप उन कैटेगरी में आते हो तो भाई ये लैपटॉप की तरफ बिल्कुल जाना ही नहीं, आपके लिए नहीं है भाई। थंडरबोल्ट वाला लैपटॉप खरीदो। उसके अंदर जैसा ये वाला मेरा मशीन है, इसके अंदर आप लोग देख रहे हो ये जो पोर्ट है भाई, ये मैक्सिफ वाला है। इसके अंदर चार्जिंग लगा दिया, बहुत फास्ट स्पीड से चार्ज होगा। 2 थंडरबोल्ट पोर्ट है भाई, ये थंडरबोल्ट 3 है एंड 40 Gbps की स्पीड देता है भाई। मतलब मैं इसके अंदर बहुत सारे डॉक्स लगा सकता हूँ, मल्टीपल मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकता हूँ, बहुत क्रेजी काम इससे मैं कर सकता हूँ, बहुत तगड़ी बैंडविड्थ है इसकी भाई। तो उसके कंपैरिजन में भाई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको इसके अंदर फील होगा, ये चीज मान के चलो। लेकिन अगेन जो लोग इसको सिर्फ अपने काम के लिए ले रहे हैं, जिसके अंदर उन लोग को इसको मॉनिटर से कनेक्ट नहीं करना है, इसके अंदर SSD नहीं कनेक्ट करनी है, या फिर दोनों चीज एक साथ नहीं कनेक्ट करनी है, उनके लिए भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उनके लिए ठीक है, क्या ही फर्क पड़ रहा है उनको भाई। उनको सिर्फ जाना है स्टारबक्स में बैठ के प्रिटेंड करना है कुछ काम करने का, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं भाई। उनके लिए तो ये मोर देन इनफ है, ये जो एप्पल लोगो दिख रहा है यही काफी है उनके लिए। लेकिन अगर आपको ऑफिस का काम करना है एंड आपको बहुत ज्यादा पोर्ट का यूज नहीं आता ना भाई, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत फर्क पड़ेगा भाई, इतना याद रखो। और अगेन इसका जो टाइप सी पोर्ट है, अगर मैं उसको डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया था, जब मैं इसको डायरेक्टली अपने वर्क स्टेशन से बेसिकली अपने लैपटॉप मॉनिटर से कनेक्ट करता हूं तो भाई उतना सीमलेसली नहीं होता। जैसे मैं अपना M2 MacBook Air एक बार कनेक्ट करता हूं, वो मॉनिटर को उठाता भी है, वेक भी करता है और डायरेक्टली कनेक्ट भी होता है। इसको एक बार कनेक्ट करूंगा तो मॉनिटर को सिर्फ उठाएगा, फिर वापस मेरे को रिकनेक्ट करना पड़ता है जब जाके ये कनेक्ट होता है, तो उतना अच्छा नहीं। और टेक्स्ट की क्लैरिटी अगेन मैं बता दूं स्लाइटली वर्स है। सेम अगर रेजोल्यूशन भी सेम रखूं एंड स्केलिंग भी सेम रखूं, उसके बावजूद भी टेक्स्ट की क्लैरिटी सेम नहीं रहती है भाई, उसके अंदर ज्यादा बेटर निकल कर आती है। तो इतना आप लोग समझ लो, अगर आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज करना है सिर्फ काम चलाने के लिए, कभी कभार प्रेजेंटेशन देना है, इसके अंदर HDMI लगा के सिर्फ आपको कॉलेजेस वगैरह में प्रेजेंटेशन वगैरह देना, तो उसके लिए काम चल जाएगा भाई, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, इतना आप लोग समझ लो। सो ये बेसिक चीजें हैं, इसमें मेजर कॉम्प्रोमाइजेस हैं। अब बात करेंगे भाई बिल्ड क्वालिटी में। यहाँ पर मैं जितना सोचा था कि भाई इसके अंदर बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा, बेकार क्वालिटी हो, भाई क्या ही लेवल का एप्पल ने लैपटॉप बनाया। फुल एल्यूमिनियम बॉडी है, ठीक है, जैसा ये वाला, जितना इसका क्वालिटी है ना भाई, जितना अच्छा ये है उतना ही अच्छा ये भी है। जो इसका एल्यूमिनियम है देख रहे हो कितना मजबूत है भाई, एंड इसका जो ये हिंज वगैरह है ये भी इतना मजबूत है। देखो बंद किया, एक उंगली से खुल जाता है भाई। जो एप्पल की ब्यूटी है वो इतनी जबरदस्त है एंड इतना मजबूत है। अगर कोई भी विंडोज लैपटॉप देखो तो ऐसा रखो तो पूरा ये हिल जाता है, ऐसा हिलता रहता है। अभी जैसे ऐसा मार रहा हूं ना मैं टेबल पे, तो ये बहुत ज्यादा हिलता है अगर विंडोज का लैपटॉप होता है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन जो एक कीबोर्ड है ये देख रहे हो कितना कम दब रहा है, अगर यही नॉर्मल लैपटॉप होता है इतना प्रेशर लगाता ना टूट जाता वो अंदर। आप लोग समझ रहे हो, ये देखो कितना ज्यादा मजबूत है, पूरा मेटल है भाई, एल्यूमिनियम है, समझ रहे हो आप लोग, तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इवन जो पीछे के साइड है ये भी पूरा मेटल है, पूरा कंप्लीटली मेटल से बना हुआ लैपटॉप है भाई। तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग भाई। जो हिंज है, जो ओवरऑल क्वालिटी है, फैंटास्टिक है। बट भाई इसके अंदर इतने कम, मतलब इतना सा मैं आपको एक वीडियो दिखाई रहा हूँ, देखो कितना छोटा सा मदरबोर्ड है एंड बैटरी भी कितनी छोटी सी है। जबरदस्ती स्पेस बढ़ा के इसका जो साइज है, थिकनेस बढ़ाए हैं जबरदस्ती का। इसको एप्पल चाहता तो और हल्का और पतला भी किया जा सकता था इसको, अगर एप्पल चाहता तो। अभी मेरे मैकबुक एयर से भी ज्यादा भारी है तो मेरे को मजा नहीं आया, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज इट इज स्ट्रॉन्ग भाई, बहुत मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेस्ट इन क्लास है। विंडोज के कोई भी लैपटॉप से कंपेयर करो, इवन लाख रुपए का विंडोज लैपटॉप इसके आसपास भी नहीं है भाई बिल्ड क्वालिटी वाइज। हालांकि कलर्स की बात करूं तो 3-4 कलर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। एक पिंक कलर है, एक ये सिट्रस कलर है, ये वाला आप देखोगे खट्टा कलर। तो अगर आपको वैसे टाइप का कलर पसंद है तो आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो। मतलब थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट टाइप, थोड़ा ज्यादा शो ऑफ टाइप का वो कलर है ना, मस्त है, वो भी अच्छा है, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं। बट अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखना है ना तो ये कलर सबसे सरस होता है भाई, सिल्वर कलर। वो लॉन्ग टर्म में अपनी वैल्यू भी होल्ड करता है एंड टाइम, बहुत टाइम तक के पुराना नहीं दिखता है भाई। तो इसके लिए मैं सिल्वर कलर लेता हूं। और सिल्वर जो एल्यूमिनियम का ओरिजिनल कलर है वो भी यही कलर ना, तो अगर कोई स्क्रैच वगैरह भी आता है तो बहुत कम दिखाई देता है। इवन जो सिट्रस कलर है उसमें भी ज्यादा दिखाई देगा। वेरिएंट्स की बात करूं तो 2 वेरिएंट में रैम फिक्स है, ऑफ कोर्स 256 GB वेरिएंट आता है, 512 GB वेरिएंट आता है। जो 256 GB वेरिएंट है 10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, ठीक है, 10,000 रुपए दोगे आप लोग तो पहले तो 256 GB एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलेगा और एक एक्स्ट्रा फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। भाई कोई बेवकूफ आदमी होगा जो भाई वो 10,000 रुपए नहीं देगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग नियो लेने जा रहे हो भाई 512 GB वाला वेरिएंट लेना, 256 GB लोगे तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा भाई। 10,000 रुपए दो, बिल्कुल वर्थ है भाई, 100% वर्थ है। फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत काम आता है। लोग बोलते खाली खोलने के लिए तो काम आता है, ओपन करने के लिए, भाई पेमेंट्स करोगे, पासवर्ड एंटर करोगे, बहुत सारे पास कीज वाले जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें काम आता है, बहुत काम आता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं मतलब पहले 2015 वाला मैकबुक यूज करता उसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं था। उसके बाद जब मैंने M2 पे अपग्रेड किया, जब इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने यूज करा, भाई सर दर्द है बिना फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला यूज करना। प्लीज बिल्कुल भी 256 GB वाला मत लेना। एक तो 256 GB जैसे थोड़ा सा फुल होगा तो और ज्यादा स्लो और ज्यादा लैगी होने लग जाएगा। 512 GB लोगे थोड़ा सा फुल भी होगा तो भी आधा स्टोरेज खाली रहेगा तो भी ये फास्ट चलेगा, ठीक है। स्वैप SSD यूज होता है, इसकी वजह से स्पीड भी आपको अच्छी मिलेगी। तो ऑलवेज
ऑलवेज गो फॉर 512 GB भाई, बिल्कुल भी 256 GB वाला वेरिएंट मत लेना, ठीक है। कितना भी बजट टाइट हो भाई, बजट बढ़ाओ और 512 GB वाला वेरिएंट लो, 256 GB वाला मत लेना, वो फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ज्यादा काम का है। सो गाइस, ये वीडियो मैं मैकबुक नियो के फ्रंट फेसिंग कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई मीन जो वेब कैम है उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ ऐसी ऑडियो एंड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी क्रेजी, बहुत सारे फीचर्स भी है, जैसे पोर्ट्रेट्स, एज लाइट आपको देखने को मिलता है, जो ऑफकोर्स अगर लो लाइट होती है, जैसे अभी ये पूरा मैं यहाँ पर स्टूडियो लाइट के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द लोअर लाइटिंग एरिया। सो अगर मैं लो लाइट में ये करता हूँ तो यहाँ पर एक एज लाइट बनकर आती है। कुछ इस तरह की वीडियो आप लोग देख सकते हो। बेसिकली अगर आप लोग लो लाइट में रिकॉर्ड करते हो ना, ऑडियो भी इसी से आया है, तो आपको आइडिया लगेगा। बाकी प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ तो मेरे को अभी के टाइम पे लगभग 5-6 हजार रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाता है कहीं पे भी, ठीक है। तो ये वाला जो वेरिएंट है 512 GB आपको 70,000 से 70 में तो नहीं मिलेगा, 75,000 के आसपास मिलेगा, और उस प्राइस में बिल्कुल वर्थ नहीं है भाई। उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि भाई M2 MacBook Air कभी कभार 16 GB रैम वाला वेरिएंट आपको लगभग 70,000 में देखने को मिल रहा है, एंड फॉर दैट प्राइस दैट लैपटॉप इज मच बेटर। अगर आपको 75,000 में मिल रहा है भाई, बिल्कुल भी मत लेना ये वाला लैपटॉप। लेकिन मेरे को मालूम है भाई, एप्पल वाला दिमाग इसके लिए ऐसा लगाया है कि अब जब सेल वगैरह आएगा तो इसको 60,000 में 65,000 में बेचेंगे 512 GB वाला वेरिएंट, एंड फॉर दैट प्राइस इट्स अ डिसेंट मशीन भाई, काफी मस्त है। एंड हाँ, अगर आपको M2 MacBook Air नहीं मिलता है तो भाई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, फिर यही वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर 60,000 70,000 के आसपास मिल रहा है तो आप लोग ले सकते हो, कोई खराब मशीन नहीं है। जो मेजर कॉम्प्रोमाइजेस है, अगर आप लोग उनसे काम चला सकते हो तो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जब सेल आएगी भाई, BBD सेल हो गया या फिर कोई भी बड़ी सेल हो गया जिसके अंदर ये लैपटॉप 60,000 तक मिलेगा भाई वो प्राइस में तो भाई आतंक है, मजाक नहीं, बहुत ही तगड़ी मशीन है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगेन, अगर आप लोग वो कॉम्प्रोमाइजेस से काम चला सकते हो तो देखो ये मशीन किसके लिए है और किसके लिए नहीं है वो अगर मैं बताऊं तो, अगर आप लोग स्टूडेंट हो, ऑफिस का काम करते हो, राइटर हो, रिसर्च करते हो, राइटिंग करते हो, मीटिंग्स ज्यादा है आपकी, ब्राउजिंग है, बेसिक कोडिंग बेसिक एडिटिंग करने हैं, काम चल जाएगा भाई आपका। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो एडिट करते हो, हैवीली यूज करते हो, लॉन्ग टर्म यूज करना है आपको, एक्सटर्नल सेटअप यूज करते हो, भाई आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप लोग गेमर हो तो भाई बिल्कुल दूर रहो इससे, गेमिंग के लिए अच्छी मशीन नहीं है ये। ऑफ कोर्स अगर इसके अंदर जो छोटे बेसिक गेम है जो एप्पल सिलिकॉन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है वो सब अच्छे से चल जाएगा, लेकिन भाई नॉर्मल बड़े गेम्स भाई भूल जाओ। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे चलो अपग्रेड करते हैं। तो अगर आपके पास M2 MacBook Air है, M1 MacBook Air है, या कोई भी MacBook Air है पहले से, इंटेल वाला नहीं, मतलब सिलिकॉन वाला, तो एप्पल सिलिकॉन वाला, तो भाई इस मशीन से दूर रहो, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस फील होंगे, ठीक है, इतना याद रखो। लेकिन अगर आप लोग न्यू बायर हो, आपको मैक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना है, बेसिक यूज करना है, बजट आपका बहुत टाइट है, तो फिर आपके लिए सही है। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन अगर मैं बताऊं, अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बजट है आपका, 16 GB वाला M2 Air अगर 70-75 हजार में मिल जाता है वो ले लो। अगर वो नहीं मिलता तो M4 Air देखो, M4 Air अगर आपको 85,000 के आसपास मिल जाएगा भाई, इससे मच बेटर मशीन है वो, बिंदास ले लो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भाई मशीन चाहिए, पैसे का थोड़ा ज्यादा आपको इतना तंगी नहीं है, तब आप M5 Air ले लो भाई, वो तो एकदम ही आतंक मशीन है। उसकी SSD स्पीड क्या ही लेवल की है, उसको चलाने का जो मजा आएगा आप लोग को वो बहुत ही आतंक, और 16 GB बेस में रैम भी है, तो भाई वो मच बेटर मशीन होगी मेरे हिसाब से। अगर आप लोग 1,20,000 खर्चा कर सकते हो, अब ऑफर वगैरह लगा के आप लोग को वो 1,10,000 के आसपास मिल जाएगा, तो उस प्राइस में भाई आई डोंट थिंक सो उससे अच्छी मशीन हो सकती है। बिंदास वो मशीन की तरफ जाना, ठीक है। सो ओवरऑल बताओ, अगर आपको सही प्राइसिंग में मिल रहा है, आपको फर्स्ट टाइम कोई मैकबुक ट्राई करना है एंड आपका कोई हैवी काम नहीं है, तो भाई ये मैकबुक मशीन बहुत ज्यादा अच्छी है, आप लोग ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, थोड़ा ज्यादा हैवी काम करते हो, तो भाई ये मशीन की तरफ मत जाओ, मैकबुक एयर की तरफ जाना वो ज्यादा सेंसिबल डिसीजन है। एंड प्राइसिंग अगेन मैंने लास्ट टाइम पे भी अपने वीडियो में बताया था, पीपीपी प्राइसिंग इसकी बहुत ज्यादा हाई है। मतलब पीपीपी प्राइसिंग जिसको नहीं पता, यूएस में रहने वाला जो इंसान है उसको $600 खर्चा करने में उतना ही दर्द होगा जितना इंडिया में रहने वाले इंसान को 12,000 रुपए खर्चा करने में होता है। तो समझ लो भाई कितना ज्यादा महंगा है इंडिया में ये मशीन। तो आई होप आपको समझा पाया रहूंगा मैं। सो ओवरऑल ये था मेरा कंक्लूजन अबाउट दिस M2 MacBook Neo। अगेन सिंपल थी एकदम, कंक्लूजन में आपको बता दिया मैंने कि अगर आपको फर्स्ट टाइम नया मैकबुक ट्राई करना, आपका बहुत हैवी काम नहीं है भाई, ले सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अगर थोड़ा भी हैवी काम है, एयर की तरफ जाना ज्यादा समझदारी है। बस ये था इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।